नमस्कार, खबरों के सर्जरी रूम न्यूज ऑपरेशन रूम से आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज ऑपरेशन एक ऐसी कोशिश है जिसके जरिए सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम समाज में होने वाली हर घटना के पीछे अपनी पैनी निगाहें टिकाए रहती है और किस तरह से जनता तक सच पहुंचाने की जो जरूरत है, जो दरकार है, उसे पूरा करने के लिए सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम के तमाम रिपोर्टर्स, तमाम टीम मेंबर्स इसी तरह से हर खबर की सर्जरी करते हैं और लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। न्यूज ऑपरेशन के आज के इस चैप्टर में हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। आपको सबसे पहले उनसे मुखातिब करा दे, हमारे साथ जुड़ेंगे राजधानी भोपाल से सिटी न्यूज के संवाददाता आशीष मंगल सोनी। साथ ही साथ न्यूज रूम से भोपाल में मौजूद रहेंगे हमारे साथ वैभव गुप्ता। इसी के साथ उज्जैन से हमारे साथ मौजूद रहेंगे उमेश चौहान संवाददाता के तौर पर। तो वहीं इंदौर न्यूज एडिटोरियल टीम से हमारे साथ मौजूद रहेंगे पीयूष पारे, साथ ही साथ शार्दुल राठौर। अलग अलग जिलों से वहां की होने वाली हर घटना से आपको रूबरू कराएंगे और मुखातिब कराएंगे कि वो कौन सा ऐसा सच है जो इस हर घटना के पीछे अपनी एक सच्चाई बयां करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर पर्दा, एक परत चढ़ जाती है। आज सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की। जी हाँ, सूबे में यूं तो कई सारे बहुत सारे सियासी मुद्दे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नाम जुबां पर आते ही सिंधिया खेमे और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खेमे के बीच नूरा कुश्ती याद आ जाती है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, जहां एक और इस हाई एंड ड्रामे का एक तरह से दी एंड हुआ और वहीं कहीं ना कहीं एमपीसीए में क्रिकेट के नाम पर चला आ रहा गेम पूरी तरह से इस पूरे चुनाव के जरिए कहा जाए एजीएम में ओवर हो गया। आपको यहां पर बता दें, सिंधिया पैनल ने जहां एक और चुनाव को लेकर कमर कस रखी थी, तो वहीं इस बार काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आए। हालांकि उनके इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर क्रिकेट की जीत को पूरी तरह से श्रेय देने की कोशिश की और संजय जगदाले, जिन्हें कि क्रिकेट जगत में बड़े सर के नाम से पुकारा जाता है, उनका नाम प्रेसिडेंट के तौर पर सामने आते ही कहीं ना कहीं अपनी हामी ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम शब्दों के साथ उन्होंने दे दी। एजीएम में जो भी कुछ हुआ वो सीधे तौर पर क्रिकेट के मैदान में गरमाने वाली सियासत पर पूर्ण विराम लगाने के लिए काफी है और वहीं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के गलियारों में गरमाने वाली सियासत को होलकर स्टेडियम में होने वाली एजीएम में ठंडा पानी डालने का यहाँ पर ये पूरी तरह से घटनाक्रम काम कर गया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा काबीना मंत्री और इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने, और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आखिर क्यों उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, क्या वजह रही कि कैलाश विजयवर्गीय सिंधिया के सुर में सुर मिलाते नजर आए। सीधे उनसे मुखातिब होंगे और जानते हैं कि निकलने के बाद, एजीएम से बाहर आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर सुनेंगे कैलाश विजयवर्गीय की सीधी बात। तो क्रिकेट की गतिविधियां बढ़े, क्रिकेट जीते, ये हमारा उद्देश्य था और इसीलिए सब सीनियर्स क्रिकेटर्स का भी ये मतलब था, कुछ बिटरनेस थी वो खत्म हो और खेल वातावरण बने। जिस पोजीशन पे मैं हूँ या सिंधिया जी, वहाँ हमारे लिए एमपीसीए जैसा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं है कि हम हमारे लिए प्रतिष्ठा दांव पे लगाएं। हमारी प्रतिष्ठा थी इंदौर की क्रिकेट, इंदौर की उपेक्षा नहीं हो। आज एजीएम में उन्होंने इंदौर डिवीज़न को बजट का प्रावधान भी किया, स्टेडियम के लिए ज़मीन देने का भी वादा किया है और इंदौर के गतिविधियों को बढ़ाने का भी वादा किया। हम इंदौर का क्रिकेट पिछड़े नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से ग्वालियर में गतिविधियां बढ़ रही थी, ग्वालियर में स्टेडियम बन रहा है, 35 एकड़ ज़मीन ले ली, ग्वालियर में 105 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए स्वीकृत हो गया। कुल बजट 125 करोड़ का, 105 करोड़ ग्वालियर चला गया, पर उन्होंने कहा है कि हम इंदौर में भी स्टेडियम देंगे और हमें इस आश्वासन के साथ सभी सीनियर्स लोगों का ये मत था कि बिटरनेस ख़त्म हो। बिटरनेस ख़त्म करने के लिए मैंने खुद ने ही सिंधिया जी का नाम अध्यक्ष के लिए प्रपोज़ किया था, पर उन लोगों ने संजय जगदाले जी का नाम रखा। मैंने संजय जी का भी समर्थन किया कि इंदौर के अच्छा है और उन्हें सबसे ज़्यादा इंदौर क्रिकेट का दर्द था। उन्होंने ही कहा था कि इंदौर में क्रिकेट की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम हो रही। अब अध्यक्ष बन गए हैं तो हमें उम्मीद है कि इंदौर का बंदा अध्यक्ष बना है तो इंदौर में क्रिकेट को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कैलाश विजयवर्गीय को सियासत की मैदान का एक ऐसा बल्लेबाज कहा जाता है जो कि हर गेंद पर चौका जमाने और छक्का गढ़ने की कहीं ना कहीं खूबी और कहीं ना कहीं शक्ति अपने में रखता है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय कहीं ना कहीं इस बार सूझबूझ का परिचय देते नजर आए और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो भी बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर गई। सीधे तौर पर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में अपना पूरी तरह से डेरा डाल रखा था और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमपीसीए से आईडीए की पिच को स्विच करने का पूरी तरह से उनका प्लान था। इसी प्लान को नाकाम कोशिश करने के लिए कहा जाए कि इसी प्लान को असफल करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने फिलहाल डिफेंसिव मोड यहां पर रखा और सीधे तौर पर उन्होंने क्रिकेट पर हावी होती सियासत को लेकर अपना बयान दे दिया और हामी में हामी भर दी। क्या कुछ कहा,
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बनने के बाद और संजय जगदाले को मिली नई जिम्मेदारी के बाद वो किस तरह से एजीएम में हुए तमाम घटनाक्रम को लेकर और आने वाले कल में क्रिकेट का क्या कुछ बेहतर वो करने वाले हैं, ये तमाम चीजें बताते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। सीधे यहाँ पर सुनेंगे सिंधिया की सीधी बात। मतदाताओं और मेंबरों ने अपनी नई टीम को चुना है। बहुत अच्छी एक प्रवृत्ति शुरू हुई है। कैलाश जी भी उन्होंने अपने भावनाओं को बड़े अच्छी तरह से सदन के सामने रखे। मैं उनका भी आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और हम सब साथ में मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। मैं वर्तमान की कमेटी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि 2 साल उनकी कड़ी मेहनत रही और भविष्य की नवनिर्वाचित कमेटी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। संजय जगदाले जी हमारे अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है संस्था का और ये संस्था आगे भी तरक्की करे, इसका मुझे पूरा विश्वास। जी बिल्कुल, ये माजरा था मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का। एमपीसीए से स्विच हुई आईडीसीए की पिच अगले ही हफ्ते यानी कि 1 हफ्ते बाद सीधे एजीएम में, आईडीसीए की एजीएम में जाकर के यहां पर चर्चाओं का विषय बन गई। आपको बता दें, इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस वार्षिक साधारण सभा में शामिल होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद, जी हां, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद, हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद कैलाश विजयवर्गीय इस बैठक में जरूर मौजूद नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने तमाम जो समर्थक हैं या कहा जाए अपने खास सिपह सलाह विधायक रमेश मिंदोला को जरूर बैठक में भेजा और अमिताभ विजयवर्गीय, जो कि क्रिकेट जगत में उनके पॉलिटिकल एडवाइजर ना होकर के क्रिकेटिंग एडवाइजर कहे जाते हैं, उनके जो तमाम फैसले थे उस पर अपनी सहमति दे दी और अपना संदेश सीधे तौर पर उन्होंने बैठक के दौरान वाचन करवाया। किस तरह से जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ, एमपीसीए को एक सेपरेट मैदान मिल गया, सियासत हावी नहीं होने दी और सूझबूझ का परिचय देकर कैलाश विजयवर्गीय आईडीसीए की एजीएम में भी हरियाणा चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद मौजूद नहीं रहे। ये तमाम कुछ दिखाता है कि उनकी राजनीतिक व्यस्तता अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने अब क्रिकेट के बारीक से बारीक बैठकों में, या कहा जाए क्रिकेट की बारीकी में पढ़ने के बजाय राजनीति की ऊंचाइयों को छूने को तरजीह यहाँ पर दी है। एक बार चलते हैं यहाँ पर इंदौर सिटी न्यूज रूम में मौजूद हमारे संवाददाता पीयूष पारे के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि एमपीसीए से स्विच हुई आईडीसीए की पिच के बाद अब क्या कुछ क्रिकेटिंग लैंग्वेज में वो समीकरण बनते बिगड़ते देख रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने महसूस किया। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव या कहा जाए वार्षिक साधारण सभा को प्रतिष्ठा का प्रश्न माने हुए थे, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी इस बार पर पलटवार के मूड में थे। क्या कुछ रहा एमपीसीए से स्विच हुई आईडीसीए की पिच के बाद और किस तरह से उन्होंने एमपीसीए की एजीएम के बाद आईडीसीए की एजीएम में भी तमाम चर्चाओं को बड़ी ही बारीकी से आंखों देखा हाल उन्होंने देखा। पीयूष, बताएं क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम में जो कुछ हुआ उसके बाद आईडीसीए की एजीएम भी फीकी फीकी रही, क्या कुछ आपकी एनालिसिस है, क्या कुछ आपकी सर्जरी है और क्या कुछ है पर्दे के पीछे का सीधा सच? जी बिल्कुल महेंद्र जी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा यानी कि एजीएम की, तो वाकई में जिस तरह से सियासत का पारा गर्म रहा, उसके बाद में सियासत के गलियारों में भी हलचलें तेज रही। अगर बात की जाए दोनों ही दिग्गजों की यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, दोनों के बीच में जिस तरह समझौते की लहर हुई, उसके बाद सियासी पारा चरम पर रहा और उसके बाद नीचे आकर गिर पड़ा। उसके बाद आईडीसी यानी कि इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम पर सबकी निगाहें टिके रही, खासकर कैलाश विजयवर्गीय आईडीसी अध्यक्ष को लेकर की मौजूदगी को लेकर जिस तरह से अटकलों का दौर चला और उनकी अनुपस्थिति में एजीएम जिस तरह से औपचारिकता बनकर रह गई, वो बिल्कुल वाकई में चर्चाओं में रहा। ऐसे में अगर अध्यक्ष यानी कि आईडीसी के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय अनुपस्थित रहे तो कहीं न कहीं बैठक महज एक औपचारिकता बनकर रह गई और जिस तरह से क्रिकेट की योजनाओं पर चर्चा होनी थी, क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो चर्चा होनी थी, वो भी कहीं न कहीं सीमित रह कर रह गई। तो ऐसे में जो बात करें क्रिकेट के गलियारों की, तो कहीं न कहीं राजनीतिक जो यहाँ पर व्यस्तता है मंत्री विजयवर्गीय की, उससे कहीं न कहीं वे क्रिकेट से कहीं न कहीं पीछे रहे और आगे जिस तरह से राजनीति यानी कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव का प्रभार मिला है, उसे लेकर यानी उसके बाद में अगर बात की जाए क्रिकेट को की कमान संभालने की, तो कैसे राजनीति के पटरी पर और क्रिकेट की कमान को कैसे संभालते हैं, ये देखना भी बहुत लाजमी होगा। जी बिल्कुल,
यहाँ पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम भी शांतिपूर्वक रही और सहमति के बाद सिंधिया पैनल के नामों को ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो वहीं आईडीसीए में बजट को यहाँ पर घाटे के तौर पर पेश किया गया, लेकिन उसके बावजूद क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम योजनाओं को लेकर सदस्यों ने यहाँ पर मंथन जरूर किया। बहरहाल ये क्रिकेट की दुनिया की अंदरूनी सियासत है, जिसमें बड़े बड़े सियासतदार शामिल जरूर हैं जो पर्दे के पीछे से रहकर के पपेट शो चलाना चाहते हैं। शायद यही वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने पुरातन जो विरासत रही, उनकी राजनीतिक विरासत के तौर पर जिस तरह से उन्हें विरासत में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की अध्यक्ष की कुर्सी मिली थी, उसे खोना नहीं चाहते थे। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी इस ग्लैमर से जुड़े क्रिकेट खेल को कहीं ना कहीं अपने करीब रखना चाहते हैं। शायद यही वजह रही कि उन्होंने एमपीसीए की बैठक में मौजूद रहकर पूरी तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सहमति जरूर उन्होंने दे दी, लेकिन आईडीसीए के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी वो अब भी पूरी तरह से निभाना चाहते हैं और अपने क्रिकेट से जुड़े जो बी टीम है उसकी सलाह पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए लगातार काम करने के वादे और इरादे वो अब जनता और मीडिया दोनों को बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और राजधानी भोपाल की ओर रुख करते हैं। पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान और अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुसनेर से विधायक मुरलीधर पाटीदार के बीच हुई मोबाइल टॉक जिस तरह से सार्वजनिक हुई, उसके बाद सूबे की सियासत में जैसे एक माहौल सा बनने लगा। उसके ठीक पहले व्यापम की वैक्यूम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घिरे हुए थे। लगातार विपक्ष उन पर हमले बोल रहा था। वो हमले यहाँ पर थमे भी नहीं थे कि ये रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो गई। और ये रिकॉर्डिंग कब सार्वजनिक होती है? जब मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव के बहाने कहीं ना कहीं सियासत गरमाने की पूरी तरह से कोशिश की गई और इस मोबाइल टॉक को जिस इनफॉर्मल तरीके से जारी किया गया, या कहा जाए एक इनफॉर्मल टॉक को जिस तरह से फॉर्मली पॉलिटिकली तरीके से एक लॉन्च किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं सूबे की सियासत में कई सवाल खड़े हो गए और राजनेताओं की निजता के हनन को लेकर भी एक सवालिया निशान लगने लगा। आपको सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुनाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाँ बोलो मुरली इस अंदाज में हेलो सीएम साहब क्या कह गए, और किस तरह से मुरली ने भी एक घोषणा को लेकर उनसे वादा यहाँ पर पूरा करने की बात को दोहराया। पूरी मोबाइल टॉक सबसे पहले आप सुनिए और इसकी फिर हम धीरे धीरे परत दर परत सर्जरी करते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं भाजपा के विधायक सुसनेर से मुरलीधर पाटीदार और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच हुई ये मोबाइल टॉक। हरिरंजन राव बोल रहा हूँ। हाँ सर, नमस्कार सर। सीएम साहब बात करेंगे। जी जी सर, जी सर। हेलो। हाँ भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। क्या हाल है मुरली? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। मैं कह रहा था वो डिक्लेरेशन करवा दी तो बहुत माथा खा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, मैं किसी सभा में बोल देता हूँ, डिटेल उसका गुरु पूर्णिमा के दिन करेंगे। जी भाई, हाँ बस बोल दो, आपको सामान का समाधान मिलेगा आपको किस्तों में। अब भाई क्या बोल रहे हैं? सभा में बोल। ठीक है, आज देवास और उधर जा रहा हूँ, जाहुआ तरफ, वहीं कहीं बोल दूंगा। जी जी भाई सर, जी भाई सर, ये ओके, डिटेलिंग करेंगे गुरु पूर्णिमा तक। जी भाई। ये मोबाइल टॉक इनफॉर्मल जरूर है, लेकिन इसके पीछे सियासत छुपी है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़े तमाम सूत्रों की अगर माने तो ये पुरानी रिकॉर्डिंग जो है इस दरमियान इस दौर में जारी करना कहीं ना कहीं उनके शुभ चिंतकों का काम है और लगातार विपक्ष इसे लेकर तमाम तरह के दावे करता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसे चुनावी सियासत से जोड़कर भी देखा गया और कहीं ना कहीं शिवराज के शुभ चिंतकों या कहा जाए उनके जो हितैषी हैं, जो राजनीतिक तौर पर उन्हें लगातार चुनौती पर चुनौती देने की कोशिशें करते रहते हैं, इसे उनकी करतूत भी यहाँ पर बताया गया। लेकिन विधायक चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ही थे, ऐसे में नवागत प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की नजरें भी अब उन विधायक महोदय पर इनायत हो गई हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो उन्हें अकेले में पार्टी कार्यालय बुलाकर हिदायत दी जा चुकी है और इस तरह से सीएम की कॉल को रिकॉर्ड करना और बाद में इस कॉल की रिकॉर्डिंग का जारी हो जाना कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेताओं को मुश्किल में डालने वाला सबब था। लिहाजा इसे लेकर अब पार्टी पूरी तरह से चेतावनी के मूड में है, कार्रवाई के मूड में है। कारण बताओ भी कहीं ना कहीं नोटिस यहाँ पर जारी हुआ है। अनौपचारिक तौर से इसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक को सजा भी भुगतनी पड़ सकती है और मुरली और शिवराज के बीच हुई इस बातचीत के तर्क और वितर्क कहीं ना कहीं अब ढूंढे जा रहे हैं और विपक्ष लगातार होमवर्क कर रहा है कि किस तरह से इस रिकॉर्डिंग को भुनाया जा सके। बहरहाल इस रिकॉर्डिंग के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हीं की पार्टी का विधायक उनका कॉल रिकॉर्ड करता है तो ये निजता के हनन का मामला भी क्या बन सकता है। इसे लेकर विषय विशेषज्ञ बहुत सारे तर्क देने को भी राजी हैं। बहरहाल यहाँ पर इस पूरे मसले की सर्जरी करते हैं और राजधानी भोपाल न्यूज रूम में मौजूद
सिटी न्यूज संवाददाता वैभव गुप्ता से पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ उन्होंने मन टटोला पार्टी सूत्रों का और कैसे सीएम के करीबी भी अब इस रिकॉर्डिंग के जारी होने के बाद बहुत सारा चिंतन मनन में जुट गए हैं। जी वैभव, बताएं क्या कुछ है आपकी सीधी सर्जरी। क्या लगता है शिवराज सिंह चौहान और इस मुरली के बीच, जी हाँ, बीजेपी के एमएलए के बीच जो बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी हुई है, इसके बाद किस तरह से सियासत में हलचलें तेज हो गई हैं और सूबे की सियासत कहीं ना कहीं एक मुद्दे की तलाश में थी, शायद वो मुद्दा लगे हाथ इन्हें पार्टी के अंदरूनी तौर पर मिल गया है। जी, समान कार्य के लिए समान वेतन और शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग, ये जो दो मांगे थी, इनको लेकर प्रदेश भर के शिक्षक राजधानी भोपाल में इकट्ठा हुए और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की नाक में दम कर दिया। इनका नेतृत्व कर रहे थे मुरलीधर पाटीदार, जिनको इसका तोहफा भी मिला। इनको भाजपा ने बाद में टिकट दिया, विशेष नेट से विधायक बने। हाल ही में मुरलीधर पाटीदार और सीएम की बातचीत का एक टेप उजागर हुआ है, जिसमें वे सीएम से कह रहे हैं कि उनकी मांगों के संबंध में घोषणा कर दें, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष नंदू भैया ने बयान दिया है कि ये जो टेप है वो तब का है जब मुरलीधर पाटीदार विधायक नहीं थे और अपने साथी शिक्षकों में दौर जमाने के लिए वे इस तरह के टेप रिकॉर्ड किया करते थे। इस टेप के उजागर होने के बाद नंदू भैया की हिट लिस्ट में जरूर मुरलीधर पाटीदार शुमार हो गए हैं। वहीं सीएम भी इस पूरे मामले से खफा से नजर आ रहे हैं। मुरलीधर पाटीदार ने जिस आंदोलन को खड़ा किया था, जिसके दम पर वो विधायक बने थे, अब उसी आंदोलन को उन्होंने तहस नहस कर दिया ताकि कोई उनके सामने खड़ा ना हो, कोई उनसे ये ना कह सके कि जिन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रहे थे उन मांगों का क्या हुआ, क्योंकि वो मांगें तो पूरी हुई नहीं। और अब जब भाजपा के ही सिपह सलाहकार बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, तो सीएम से कैसे कहेंगे कि उनकी मांगों को पूरा करें। इस पूरे प्रकरण को लेकर नंदू भैया तो अपने मन में कार्रवाई करने का मन बना ही चुके हैं। वहीं भाजपा के जो साथी हैं, पुराने साथी हैं, वे पाटीदार को अपना साथी नहीं मानते और भाजपा भी उनके प्रति जिम्मेदार नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर मुरलीधर पाटीदार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भाजपा में उनका साथी नहीं, नंदू भैया कार्रवाई करने का मन बना चुके हैं और सीएम के प्रति अब उनकी जो जिम्मेदारी थी, जो सीएम उनको चाहते थे, अब वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और अध्यापकों में उनकी जो पकड़ है, उनकी जो छवि है, उसके बारे में कौन नहीं जानता। चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपकी इस सर्जरी के लिए। जिस तरह से जो आपका एक पॉलिटिकल एनालिसिस यहाँ पर आपने रखा है, एक पॉलिटिकल सेंस भी यही कहता है कि शिवराज सिंह चौहान जिस दौर से गुजर रहे थे, उन्हें वो दौर की फिर याद दिलाने की कोशिशें थी। चाहे ये रिकॉर्डिंग विपक्ष ने जारी की हो या उनके किसी शुभचिंतक राजनीतिक हितैषी ने जारी की हो, लेकिन इस पूरे गंभीर मामले की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इंटेलिजेंस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। हालांकि बीजेपी के विधायक मुरलीधर पाटीदार ने इस पूरे मामले पे अपनी सफाई सीधे शिवराज सिंह चौहान तक भी पहुंचा दी है और पार्टी के आलाकमान तक भी पहुंचा दी है। देखना होगा कि बीजेपी के इस एमएलए की मुश्किलें बढ़ती हैं या शिवराज सिंह चौहान अपनी सतत रेस में दौड़ने की जो पुरानी आदत है उसे यहाँ पर जारी रख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल में इस रिकॉर्डिंग की हलचलों के बीच जिस तरह से विपक्ष ने भी इसे भुनाने की कोशिशें की, तो वहीं विपक्ष को लगे हाथ बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच जो पैदा हुआ संकट था, उसे लेकर के बिजली कटौती के करंट पर एक सियासी मुद्दा भी हाथ लग गया। जी हाँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव लगे हाथ जो मुद्दे उनके हाथ लगते हैं, कहा जाए उनके इर्द गिर्द पहुंचते हैं, उसे लेकर आंदोलन की भूमिका बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। हम अगर पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की बात कर लें तो वो जरूर राजनीतिक बयानबाजी में अरुण यादव से आगे रहे थे, लेकिन अरुण यादव अब आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपने विपक्षी होने का धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। जी हाँ, अरुण यादव ने राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव करने के साथ ही बिजली कटौती के करंट पर कहीं ना कहीं प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरने की कोशिशें की और इसी के साथ साथ उन्होंने पार्टी की तमाम जिला इकाइयों को भी बिजली कटौती के करंट को लेकर सियासी आंदोलन छेड़ने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि ये जिले में और मुख्यालयों में संभाग स्तर पर अलग अलग तारीखों पर यहां पर आयोजित किए गए, लेकिन राजधानी भोपाल में अरुण यादव के नेतृत्व में हुए सीएम के घर के घेराव को लेकर कहीं ना कहीं सियासत एक बार फिर गरमाने की कोशिशें की। हालांकि इस पूरे मसले की अगर हम सर्जरी करें तो पर्दे के पीछे का सच बहुत कुछ बयां करता है। पर्दे के पीछे का सच हमें बताता है कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है उसके मंत्रियों यानी कि ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल और बात करें अगर हम संसदीय कार्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उस बयान की, तो उनके और अफसरशाही के बीच कम्युनिकेशन गैप साफ तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ही तमाम आला अफसरों ने कटौती का एक पूरा शेड्यूल यहां पर जारी कर दिया था। अगर इसे अनौपचारिक रूप से ही माना जाए तो सीहोर, इंदौर, जबलपुर और भी कई ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर एमपीबी ने बाकायदा कटौती का शेड्यूल भी जारी कर दिया था, लेकिन शिवराज सरकार के मंत्रियों को भनक तक नहीं लगी। जब बात
सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची तो बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच के संकट को लेकर मंथन किया गया और इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए पूरी की पूरी सरकार जुट गई। लेकिन विपक्ष को यहां पर इन तमाम बातों से क्या लेना देना, उससे तो अपने आंदोलन को जारी रखना था। लिहाजा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव सीएम का घेराव करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की तैनाती के बीच एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन यहां पर करने की कोशिशें की। इस आंदोलन के दौरान क्या कुछ सुर थे सीधे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के, वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद इस पूरे मांग और आपूर्ति के बीच पैदा हुए संकट की सर्जरी भी करेंगे। जी हाँ, अरुण यादव ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं यहाँ पर अरुण यादव की सीधी बात। बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ, प्रदेश के मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री है जो हमारी सरकार को पिछले 5 साल तक गाली देते हैं। अब हमारा मुख्यमंत्री से कहना है कि अब तो सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है, तो कोयले की व्यवस्था करो, प्रदेश की जनता को बिजली दो। हमारी सरकार के खिलाफ तो बहुत विरोध आपने किया, बैठे मुख्यमंत्री धरने पे, हमने तो चिट्ठी लिखी है, या तो आप धरने पे बैठो या मेरे साथ धरने पे आइए, जो धरना आज हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार पूरी तरह से बिजली व्यवस्था को लेकर उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। दिल्ली में मुख्यमंत्री कोई सुनने वाला नहीं है। अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री कोई सुनने वाला नहीं है तो वो अपनी पद से इस्तीफा दे और प्रदेश की जनता को जवाब दें वो कि जहाँ 7000 मेगावाट की आवश्यकता है वहाँ 2400 मेगावाट क्यों उपलब्ध है, बिजली का क्राइसिस हुआ क्यों, आपने पूर्व में व्यवस्था क्यों नहीं जमाई प्रदेश में। आज प्रदेश में, पूरे समूचे प्रदेश में स्थिति खराब है बिजली को लेकर, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी इस सरकार के खिलाफ, चाहे ये मुद्दा हो, बिजली का इतना बड़ा मुद्दा है, न किसानों को बिजली मिल रही है, न बच्चों को पढ़ाई के लिए बिजली मिल रही है। भोपाल में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे आसपास के इलाके में पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ 20 घंटे बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री जवाब दें इस प्रदेश की जनता को, बिजली की व्यवस्था क्यों चरमराई और इसके जवाबदार कौन है। अगर वो जवाबदार हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें। चलिए, यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के तेवर कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। अरुण यादव के तेवर भी शायद हमें वही पुरानी कहावत याद करने की ओर इशारा करते हैं कि मेरे तरीके बदले हैं, तेवर नहीं। लगता है विपक्षी होने का धर्म वो पूरी तरह से निभाना चाहते हैं और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बयानबाजी से ज्यादा वो आंदोलन में विश्वास रखते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में जो भी कुछ हुआ पिछले दिनों, कटौती, बिजली कटौती को लेकर जो भी कुछ बिजली के संकट का कारण रहा हो, लेकिन इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर ऐसे कई बड़े मध्य प्रदेश के जिले हैं जिन्होंने कटौती की सजा सीधे तौर पर जनता को यहां पर भुगतने पर मजबूर कर दिया। कटौती के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई में शिवराज सरकार के मंत्रियों और अफसरशाही के बीच कम्युनिकेशन गैप है? संप्रेषण की इस कमी के कारण ये शेड्यूल भी जारी हो गया और शिवराज सिंह चौहान जहां एक और अटल ज्योति योजना की वाहवाही लूटने में लगातार कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं रखते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एक सवालों के, एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में इन तमाम कम्युनिकेशन गैप ने खड़ा कर दिया। क्या वाकई में ये सच है? सीधे चलते हैं राजधानी न्यूज रूम में मौजूद सिटी न्यूज संवाददाता आशीष मंगल सोनी के पास। आशीष, बताएं, क्या वाकई में कम्युनिकेशन गैप रहा अफसरशाही और मंत्रियों के बीच में और शायद इसी की सजा भुगतनी पड़ी कई बड़े जिलों की जनता को? क्या लगता है इस कटौती के करंट में कितनी कांग्रेस की सच्चाई है और कितनी शिवराज सरकार की खामियां हैं? क्या लगता है आशीष, क्या है आपकी सीधा एनालिसिस? प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। सरकार की किरकिरी के साथ साथ कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सूबे के ऊर्जा मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि प्रदेश में बिजली संकट है। कोयले की कमी को जहां इसका कारण बताया जा रहा है, तो वहीं संभाग स्तर, जिला स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। ब्लॉक स्तर पे हुए आंदोलन में कांग्रेस ने प्रदेश के हर ब्लॉक में आंदोलन करके ये साफ कर दिया कि बिजली कटौती के मुद्दे पर वो सरकार को छोड़ने वाली नहीं है। वहीं कांग्रेसियों ने अटल ज्योति योजना का भी जमकर मखौल उड़ाया। तो इस पूरे मुद्दे पर एक बात जो निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के अधिकारी और प्रदेश में बैठे आला अधिकारियों के बीच कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है, जिसकी वजह से खुद मुख्यमंत्री को अपनी दुबई यात्रा के बाद ये साफ करना पड़ा कि प्रदेश में 7 दिन के बाद निर्बाध रूप से बिजली मिलने लगेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में बिजली संकट था, जिसे दूर करने के लिए सीएम खुद आगे आए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आगे क्या रणनीति अपनाती है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष यहाँ पर आपका। उम्मीद है कि जनता को पता लग गया होगा कि आखिर ये कटौती किसी गफलत का विषय है या वाकई में बिजली कटौती का जो संकट यहाँ पर बिजली का जो पैदा हुआ है वो मांग और आपूर्ति के बीच पैदा हुए अंतर के कारण सीधे तौर पर सामने आया है। बहरहाल अब देखना होगा कि अटल ज्योति योजना को लेकर कितना अटल रह पाती है शिवराज सरकार, और ऐसे गंभीर दौर में जब जनता सीधे तौर पर बिजली के मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के दम रखती है, तो यही जनता किस तरह से यहाँ पर कटघरे में खड़ी हुई शिवराज सरकार को यहाँ पर कितने नंबर देती है। आगे बढ़ते हैं और इंदौर की एक ऐसी घटना की और सीधे हम दर्शकों का ध्यान इंगित करना चाहेंगे, जहां पर छात्र राजनीति को लेकर बलि चढ़ गई एक टीआई साहब की। जी हाँ, यूं तो पुलिस की पीठ थपथपाने में हम कभी पीछे नहीं रहते हैं, लगातार कोशिशें भी यही होती हैं कि पुलिस महकमे का मनोबल ऊंचा रहे और शिवराज सरकार में जरूर गृह मंत्री बाबूलाल गौर भी ऐसे तमाम दावे करें, लेकिन इंदौर में खासतौर पर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज में जो घटना हुई उसके बाद एक टीआई साहब की बलि चढ़ना और सीएसपी साहब का सख्ते में आना बहुत कुछ इशारा कर जाता है कि आज भी शिवराज सरकार में छात्र नेताओं की चलती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चलती है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की चलती है, और किस कदर ये जो छोटे अनुषांगिक संगठन है जो सीधे भारतीय जनता पार्टी के कमल से जुड़े हैं वो कितना अपना दखल प्रशासनिक महकमे में, पुलिस महकमे में रखते हैं, ये तमाम उदाहरण इस पूरी घटना के बाद सामने आया है। जी हाँ, पहले पूरी घटना आपको बता दें। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स में ये घटना होती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े तमाम छात्र नेता तमाम छात्रों को परिषद से जोड़ने के लिए एक अभियान चलाते हैं, छात्रों से सदस्यता फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन नए और पुराने छात्र राजनेताओं के बीच अहम की लड़ाई सालों पुरानी है और खासतौर पर एबीवीपी में तो जरूर ये सालों पुरानी कही जा सकती है। जी हाँ, आर्ट्स एंड कॉमर्स पर अपना राज रखने वाले पुराने एबीवीपी छात्र नेताओं को ये नागवार गुजरा और उन्होंने नए नवेले छात्र नेताओं को इस फॉर्म भराने की प्रक्रिया पर ऐतराज जताते हुए इसे रोकने की गुजारिश की। चूंकि मामला छात्र राजनीति का था, खून भी गर्म था और नौजवानों के बीच मारधाड़ हो जाती है। जी हाँ, पूरी तरह से ये फिल्मी सीन आर्ट्स एंड कॉमर्स में देखने को मिला। दो छात्र नेताओं के जो गुट हैं वो आमने सामने हो गए और पुलिस कहीं ना कहीं मुखदर्शक बनकर ना रह जाए, इसलिए इस पूरे आंदोलन को, इसलिए इस पूरे वर्चस्व की लड़ाई को रोकने के लिए खुद सीएसपी आदित्य प्रताप सिंह और टीआई पीएस राणावत को यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा। जी हाँ, ये पूरा घटनाक्रम लगातार 3 दिनों तक ये हाई एंड ड्रामा चलता रहा और इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में सीएसपी और टीआई को सिंघम की तरह लाठियां भी बरसानी पड़ी। जी हाँ, सीधे दृश्य पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और भरे चौराहे पर, या कहा जाए इंदौर के भंवरकुआं थाने पर जो कुछ नजारा मीडिया के कैमरों में कैद हुआ उसने जरूर छात्र राजनीति के इस एपिसोड को गरमा दिया। सबसे पहले वो नजारा आपको दिखाते हैं कि कैसे छात्र नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई सड़कों पर उतर आई और उसके बाद पुलिस की लाठियां लगातार छात्र नेताओं पर भांजी गई। जी हाँ, सबसे पहले ये सीधा नजारा आपको दिखाते हैं। जी, चूंकि पूरा मामला नए और पुराने छात्र नेताओं के बीच का था, लिहाजा ना तो एबीवीपी मैदान छोड़ना चाहती थी और जो नए छात्र नेता सीधे तौर पर एबीवीपी से जुड़े थे वो पुराने राजनेताओं को, पुराने छात्र नेताओं को एक लेसन, एक सबक, एक संदेश यहाँ पर देना चाहती थी। लिहाजा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कई नेताओं, कई पदाधिकारियों ने पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाई, तो वहीं नए नवेले एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पर्दे के सामने से। ये पूरा मामला गृह मंत्री बाबूलाल गौर तक भी पहुंचा। टीआई की लाठी के बाद उन्हें सजा देने की मांग भी उठाई गई, सीएसपी पर कार्रवाई की मांग भी गृह मंत्री बाबूलाल गौर के समक्ष पहुंचाई गई, लेकिन
बाबूलाल गौर कहां इतनी जल्दी सुनने वाले थे। लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान को इंदौर पहुंचने पर एक ज्ञापन भी दिया गया और बाकायदा पूरे मामले की गंभीरता से उन्हें अवगत कराया गया। उसके बाद हुआ वही कि छात्र राजनीति की बलि चढ़ गए टीआई साहब, और सीएसपी साहब भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए और सख्ते में आ गए। जी आपको बता दें, टीआई साहब यानी कि टीआई राणावत को सीधे तौर पर भंवरकुआं थाने से हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया और इस पूरे घटना की जीत का श्रेय एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को चला गया, जिन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपनी नाराजगी भी जताई थी। पूरी घटना आपने देखी, उसके बाद टीआई साहब का लाइन अटैच होना साफ तौर पर दिखाता है कि एबीवीपी का दखल किस तरह से सरकार पर है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के वर्तमान नेताओं और पूर्व के एबीवीपी नेताओं, या कहा जाए वर्तमान के नए नवेले एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ा पुलिस की खाकी वर्दी को। इस पूरे मामले पर क्या कहती है एडिटोरियल की नजर, क्या कहती है पत्रकारिता की आंख, सीधे चलते हैं इंदौर न्यूज रूम में मौजूद सिटी न्यूज संवाददाता शार्दुल राठौर के पास। जी शार्दुल, बताएं क्या लगता है कि एक बार फिर प्रदेश में यूं तो प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर असमंजस का माहौल पिछले दिनों बना हुआ था और प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव की मांग अब लगातार एनएसयूआई के साथ साथ एबीवीपी भी करने लगी है, तो क्या लगता है ये छात्र संघ चुनाव नहीं होने का नतीजा था और टीआई साहब की बलि आखिर क्यों चढ़ी? क्या वाकई में ये वर्चस्व की लड़ाई थी? क्या कुछ कहती है तीसरी आंख? क्या है? और शार्दुल, आपका सीधा वर्डिक्ट। जी महेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में छात्र नेताओं के बीच विवाद देखने को मिला, उससे यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि छात्र नेताओं के दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। इस घटनाक्रम के बाद शासन ने निर्णय लेते हुए जिस तरह से भंवरकुआं थाने की टीआई को लाइन अटैच किया, उससे एक बात और भी सामने आई है कि छात्र नेताओं का सत्ता में बैठी सरकार पर कितना दखल है। चलिए, इस पूरी घटना के बाद खैर मनाइए कि छात्र राजनेताओं ने, या कहा जाए छात्र राजनीति में महारत हासिल करने की ओर अग्रसर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उन तमाम नेताओं ने सीएम से खाली ये शिकायत ही की थी, जिसका खामियाजा टीआई साहब को अपनी कुर्सी छोड़कर उठाना जरूर पड़ रहा है। लेकिन देखना होगा क्या इस पूरी कार्रवाई के बाद भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच जारी वर्चस्व की लड़ाई खत्म हो पाती है। इसका फैसला आने वाले कल में होगा। आगे बढ़ते हैं और महाकाल की नगरी, जिसे जहां पर सिंहस्थ जैसे पावन मेला भी लगता है, उज्जैन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। उज्जैन कितना तैयार है 2016 सिंहस्थ के लिए? क्या कहती है ग्राउंड रियलिटी? क्यों आखिर उज्जैन शहर में जाकर यहाँ तहाँ वहाँ तहाँ खुदा ही नजर आता है? आखिर क्या वजह है कि उज्जैन के हर छोर पर विकास कार्य आधे अधूरे पड़े हैं और विकास की इस आधी अधूरी परिभाषा को देखने के बाद कहीं ये नहीं लगता कि 2016 में सिंहस्थ का बड़ा मेला उज्जैन नगरी में लगने वाला है? क्या शिवराज सरकार तैयार है? क्या कुछ सीधे तौर पर ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर दिखाई देती है? सबसे पहले आपको उज्जैन के वो दृश्य दिखाते हैं जो बयां करते हैं कि उज्जैन नगरी कितनी तैयार है सिंहस्थ 2016 के लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। चलिए, ये नज़ारे काफ़ी हैं दिखाने के लिए कि उज्जैन नगरी यहाँ तहाँ वहाँ तहाँ खुदा ही नज़र आ रही है और विकास कार्य आधे अधूरे हैं, निर्माण कार्य प्रगति पर जरूर हैं, लेकिन कब पूरे होंगे इसका जवाब अफसरशाही के पास भी नहीं है, प्रशासनिक महकमे के पास नहीं है। बहरहाल देखना होगा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और उज्जैन राजनीति के महारथी खिलाड़ी, जी हाँ, जिनमें मंत्री पारस जैन, मोहन यादव जैसे बड़े विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिंतामणि मालवीय जैसे बड़े नाम शुमार हैं, वो क्या कुछ इस और अपने ध्यान इंगित कर पाते हैं और कैसे शिवराज सरकार विकास का एक बड़ा फंड देने के बाद भी किस तरह से इन तमाम विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर फॉलोअप ले पाता है। उज्जैन में सीधे हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं उमेश चौहान। उमेश, क्या लगता है न्यूज ऑपरेशन एडिटोरियल रूम बहुत कुछ कहता है, ग्राउंड रियलिटी बहुत कुछ कहती है, आपका आकलन क्या है? क्या उज्जैन सिंहस्थ 2016 के लिए खुद को तैयार महसूस यहाँ पर कर पा रहा है?
देखिए बहन जी, हम आपको बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन किया जाना है। वर्ष 2016 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को लेकर 6 करोड़ से अधिक जनता के आने का आकलन लगाया जा रहा है, लेकिन उज्जैन में चल रही तैयारियां बिल्कुल भी नाकाफी नजर आ रही है। सिंहस्थ मेला कार्यालय से लेकर तो सिंहस्थ के समस्त निर्माणों में घोर अनियमितता देखी जा रही है। निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पाए हैं, वहीं कई निर्माण कार्य अभी तक शुरू भी नहीं किए गए हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की उदासीनता के चलते लगातार शहर में हलाकाल की स्थिति बनी हुई है। कहीं कोई सड़क खोद दी जाती है तो कहीं कोई सड़क पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। शहर में अभी लगभग 8 ओवरब्रिज बन रहे हैं, जिनमें से 5 शिप्रा नदी पर बन रहे हैं और 3 ओवरब्रिज जो हैं रेलवे ओवरब्रिज पर बन रहे हैं, लेकिन सभी की जो चाल है वो काफ़ी सुस्त है, काफ़ी धीमी है। कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जिनकी समय अवधि निकल गई है, लेकिन वो अब तक पूर्ण नहीं हो पाए, जबकि कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो अब तक शुरू ही नहीं हो पाए हैं। हम बात करेंगे सिंहस्थ मेला कार्यालय की बात करें तो सिंहस्थ मेला कार्यालय में भी लगातार आपत्तियां लगती रही, जिसके कारण इसका निर्माण भी काफ़ी विलंब से हो रहा है। करीब 6 माह पीछे चल रहा सिंहस्थ मेला निर्माण कार्य, मेले का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही शहर में कई सड़कें भी हैं जो जर्जर हैं और इन पर निर्माण कार्य अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। आगर रोड, देवास रोड और इंदौर रोड की 4 लेन किए जाने की एक चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी मामला जस का तस पड़ा हुआ है। अधिकारी जो है उदासीनता की नींद सोए हुए हैं, वहीं जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपसी खींचतान और लड़ाई के चलते विकास पर किसी का भी ध्यान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, यहाँ पर आपका इस ग्राउंड रियलिटी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। बहुत सारी घटनाएं हैं, यूँ तो समाज में घटने वाली हर घटना पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, लेकिन एडिटोरियल टीम को जो मसले सीधे जनता से सरोकार रखने वाले लगते हैं उन्हें दर्शकों तक पहुंचाना और सच को बेपर्दा करना, यही कोशिश है न्यूज ऑपरेशन रूम की। सबसे पहले हम आपसे विदा लें, उसके पहले सभी अपनी टीम मेंबर्स को यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े थे वैभव गुप्ता और आशीष मंगल सोनी, इंदौर न्यूज रूम से मौजूद थे हमारे साथ सिटी न्यूज के संवाददाता पीयूष पारे और शार्दुल राठौर, और उज्जैन से हमारे साथ जुड़े थे सिटी न्यूज के संवाददाता उमेश चौहान। आप सभी टीम मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि न्यूज ऑपरेशन के इस चैप्टर में बहुत कुछ ऐसा सच बाहर निकल कर आया होगा जिसे बेपर्दा करने की जरूरत थी, और क्रिकेट की दुनिया में हावी होती सियासत से लेकर राजधानी भोपाल में मोबाइल टॉक के सार्वजनिक होने तक उज्जैन नगरी के इस भ्रमण में सिंहस्थ को लेकर कितना तैयार है हमारा मध्य प्रदेश, हमारी शिवराज सरकार कितनी मुस्तैद है, इन तमाम मसलों पर सीधा हल क्या है, सीधा सॉल्यूशन क्या है और जनता के पक्ष में क्या कुछ है, ये बताने में हम कामयाब कोशिश हुए होंगे, सफल साबित हुए होंगे, और उम्मीद है कि न्यूज ऑपरेशन के चैप्टर लगातार आपको पसंद आ रहे होंगे। फिलहाल के न्यूज ऑपरेशन में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे बहुत सारे गर्मा गर्म मुद्दों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।